हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी अपार्थाइड मूवमेंट के बारे में, जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, हम बात करें हैं साउथ अफ्रीका की। सो जैसे कि हम देखते हैं, जब रंग भेद की बात होती है तो ज़्यादातर ये चीज़ें किसके थ्रू की जाती है? सोसाइटी के थ्रू। ठीक है कि रेस या कलर के बेसिस पर जो है लोगों को जज करना, उनसे बात ना करना या उनसे गलत व्यवहार करना। लेकिन साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने लीगल तरीके से डिस्क्रिमिनेशन जो है अडॉप्ट किया था अपने सिटीजन्स के लिए। ठीक है, उनके रेस और कलर के बेसिस पर। सो बेसिकली ये जो सिस्टम है वहाँ पे ऑफिशियल तरीके से चलता आ रहा था साउथ अफ्रीका में, और 90 साल से ज़्यादा जो है ये सिस्टम वहाँ पे बना रहा। ठीक है, जिन्होंने भी इसको अपोज करने की कोशिश की, जिन्होंने भी ये ट्राई किया कि इसे ख़त्म किया जाए, लड़ने की कोशिश की, या तो उन्हें जेल में डाल दिया गया या तो उन्हें मार दिया गया। तो ये बहुत ही बड़ा स्ट्रगल है उन लोगों के लिए जो कि इस समस्या से वहाँ पे गुजर रहे थे। सो अब क्या क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज अपार्थाइड सिस्टम? ठीक है, रंग भेद सिस्टम है क्या एक्चुअली में? सो इसका क्या मतलब होता है? रेशियल सेग्रीगेशन। राइट, सेग्रीगेशन का मतलब होता है जब पृथक्करण, इसे आप कह सकते हो हिंदी में, या किसी चीज़ को अलग करना। तो यहाँ पे रेशियल सेग्रीगेशन बहुत ज़्यादा होता था, वो भी पूरी तरीके से नेशनल पार्टी के थ्रू। जो ये नेशनल पार्टी है, ये कब आई थी साउथ अफ्रीका में पावर में? ये कब आई थी? 1948 में। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात इसमें आप ये देखो कि यूएन जो है, यानी कि यूनाइटेड नेशन जो है, उन्होंने एक कन्वेंशन बुलाया। ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द सप्रेशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ अपार्थाइड इन 1973। ठीक है, एक कन्वेंशन हुआ 1973 में जो कि अपार्थाइड पे था। तो उन्होंने क्या डिक्लेयर किया? अपार्थाइड सिस्टम को एक क्राइम डिक्लेयर किया। किसके अगेंस्ट? ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट। ठीक है, सो उन्होंने क्या किया, ये एक ऐसा एक्ट है जो बिल्कुल ही गलत है, पूरा इनह्यूमन एक्ट है, और ये बिल्कुल भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में और इंटरनेशनल, अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें, इसके अंडर ये नहीं आता। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब अपार्थाइड लॉज को देख लेते हैं बिफोर 1948, यानी 1948 से पहले किस तरीके की लॉज थे। जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स थे, उन्होंने कई सारे जो है लॉज इनैक्ट किए ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। ठीक है, सो उन्होंने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगाई। सबसे पहले तो जो ब्लैक्स के राइट्स के लिए जो मूवमेंट चल रहे थे, उन पे सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाई। उन्हें कुछ भी काम वो नहीं करने दे रहे थे। साथ ही साथ जो ब्लैक्स थे, उन्हें वो अलाउड नहीं कर रहे थे, स्ट्रीट पर चलना अलाउड नहीं कर रहे थे, कहीं पर भी जाना वो अलाउड नहीं कर। स्पेशली केप कॉलोनी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे किसी को जाने नहीं दे रहे थे। इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन भी पास किए गई 1995 और 1946 के बीच में। काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई ब्लैक्स के लिए, और इवन इंडियंस के साथ भी बहुत ज़्यादा वो बुरा व्यवहार करते थे और रेस्ट्रिक्शंस उनके साथ बहुत ज़्यादा लगाते थे। सो एक बिल आया 1905 में, जनरल पास रेगुलेशन बिल, जिसने ब्लैक्स के राइट टू वोट को पूरी तरीके से डिनाई कर दिया। यहाँ पे उन्हें वोट देने तक का राइट नहीं मिल रहा था, और जो पास सिस्टम था उसको भी बहुत ज़्यादा वो लिमिटेड कर रहे थे। बहुत ही फिक्स्ड एरिया में उन्हें जाने दिया जाता था। तो ये देख रहे हो आप कि कितना ज़्यादा उनके साथ रेस्ट्रिक्शन वो कर रहे थे, बुरा व्यवहार कर रहे थे, और ये पूरी तरीके से ऑफिशियल तरीके से हो रहा था, लीगल तरीके से हो रहा था, और इसको जो भी अपोज करता था उनके साथ वो बुरा ही करते थे। साथ ही साथ उन्हें पार्लियामेंट में बैठने भी नहीं दिया जाता था। ओके, अब जो मैं बताऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपार्थाइड लॉज आफ्टर 1948। अपार्थाइड लॉज जो थे वो किस तरीके के थे 1948 के बाद। ठीक है, 1948 में डनायल मलान बने प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया, कई सारे लॉज वो लेकर आए। अपार्थाइड सिस्टम में उन्होंने क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन किया, और बहुत सारे चेंजेस वो लेकर आए। सो सबसे पहला एक्ट आया 1950 में, जो कि क्या था, पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनना है और इन्हें याद कर लेना है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती है जो सिर्फ हमें याद करनी पड़ती है, जैसे कोई भी एक्ट होता है। ठीक है, इनके बारे में आपको समझ लेना है। सो इसने क्लासीफाई किया हर पर्सन की, साउथ अफ्रीका में जितने भी लोग थे उनको किस चीज़ से क्लासीफाई वो कर रहे थे, रेस के बेसिस पर। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स वो देख रहे थे, वाइट, कलर्ड, अफ्रीकन, एशियन, तो अलग अलग तरीके से वो क्लासीफाई कर रहे थे। ठीक है, सो ये क्या डिटरमाइन कर रहा था कि कौन कहाँ रह सकता है, किसके स्कूल कैसे होंगे, या कौन किस तरीके के स्कूल जो है अटेंड करेंगे, जॉब रिजर्वेशंस।
ठीक है, स्किन और कलर के बेसिस पे सारी चीज़ें जो है वो सेपरेट कर दी गई थी। साथ ही साथ हेल्थ सर्विसेज की अगर हम बात करें ब्लैक के लिए, ये भी इन्होंने अलग कर दी थी। वाइट एंड कलर के लिए सब कुछ वो अलग अलग कर रहे थे एक ऑफिशियल तरीके से। ओके दूसरा जो इम्पोर्टेंट एक्ट है वो है ग्रुप एरिया एक्ट, जो कि 1950 में आया। ठीक है, ये बेसिकली सेटलमेंट का था कि ज़मीन के मामले में ये बात कर रहा था कि कौन कहाँ रह सकता है, कितने हिस्से की ज़मीन किसको मिलेगी, ठीक है, कितनी रिजर्वेशन मिल रहा है, किसको कितना मिल रहा है। सो यहाँ पे जो वाइट थे यानी कि जो गोरे थे उनको वो कितना दे रहे थे, उनको 87% वो लैंड दे रहे थे और 4.5 मिलियन लोगों के लिए। ठीक है, बाकी की जो 13% जो था वो 27 मिलियन ब्लैक्स को मिल रही थी। तो देख रहे हो ये जितने भी एक्ट आ रहे थे ये सभी तरीके से जो ब्लैक थे अफ्रीकन थे उनके साथ ही बुरा कर रहे थे। ठीक है, पूरी तरीके से ऑफिशियल तरीके से। सो अब ये जो टाइम है इम्प्लीमेंटेशन का है जो 1948 के बाद देखा गया। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट एक्ट आया जो कि क्या था, प्रोहिबिशन ऑफ मिक्स्ड मैरिजेस एक्ट 1949 में। ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि जो डिफरेंट रेसेस में आपस में ये शादी नहीं कर सकते बिल्कुल भी, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस में आएगा। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट एक्ट आया जो कि क्या था, बंटू एजुकेशन एक्ट, जो कि 1953 में आया। इसमें क्या किया गया, जो एजुकेशन सिस्टम है उसे पूरी तरीके से सेपरेट कर दिया गया। अफ्रीकन स्टूडेंट जो थे उन्हें अलग कर दिया गया और जो वाइट थे उन्हें अलग कर दिया गया। ठीक है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी उन्हें अलग अलग कर दी गई थी और उनके रिजर्वेशंस भी इन्होंने अलग अलग कर दिए थे। ठीक है, न्यू ब्लैक स्टूडेंट्स से उन्हें एनरोल नहीं करने दे रहे थे, वो उनके लिए अलग यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बना रहे थे। ओके सो अब हम थोड़ा सा गांधी जी के कंट्रीब्यूशन को भी देख लेते हैं। सो जैसे कि हम जानते हैं जो रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था इसमें क्या बोला गया था कि एशियंस को रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे मैंडेटरी वो बता रहे थे। सो गांधी जी ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि जो ये जो डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, एंटी रेशियो डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है बार बार, इसके लिए लोगों को साथ आना चाहिए और सभी को एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए, मूवमेंट करने चाहिए। सो उन्होंने क्या किया, जब उन्हें पता चला कि एक बिल पास हो रहा है जो इंडियंस को काफ़ी अलग कर रहा है, इंडियंस के रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी बना रहा है और उनको एक अलग ही तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, वही पूरी तरीके से ऑफिशियल लीगल तरीके से, तो उन्होंने सभी को साथ आने के लिए कहा, स्पेशली इंडियंस को, कि एटलीस्ट वो अपने राइट के लिए लड़ने के लिए साथ आएँ। सो वो नहीं चाहते थे कि इंडियन जो है रजिस्ट्रेशन करे। उन्होंने पेटिशन भेजी लॉर्ड रिपन को और साथ ही साथ इस पेटिशन पे बहुत सारे यानी 10,000 इंडियंस ने साइन भी किए। ठीक है, तो उन्हें मजबूर कर दिया गया कि इस चीज़ को वो वापस ले। खैर ये चीज़ तो नहीं हुई, बट गांधी जी जो है वो बहुत ही अपने तरीक़ों से, नॉन वॉयलेंट तरीक़ों से इस मूवमेंट में बने रहे थे। सत्याग्रह उनका मेन जो है एक्सपेरिमेंट हमेशा से रहा है। सत्याग्रह उन्होंने हमेशा से अपने फॉलोअर्स को बोला है कि सत्याग्रह ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप कोई भी मूवमेंट अपनी तरफ कर सकते हो। ठीक है, तो वो किसी भी कीमत पे यहाँ पे वो नहीं चाहते थे कि इंडियन जो है वही रजिस्ट्रेशन एक्ट का पार्ट बने। ओके सो गांधी जी ने आवाज़ उठाई, बहुत सारे इंडियन जो है वो अब साथ आ चुके थे, जिसके बाद सभी ने इस एक्ट को अपोज करना शुरू कर दिया और बॉयकॉट किया इस रजिस्ट्रेशन को। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक अपार्थाइड सिस्टम पर। सो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। तो अपार्थाइड सिस्टम है क्या, जो रेस और कलर के बेसिस पर एक अलग कर दिया जाता है किसी ग्रुप को, तो इसे अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका में चलता था पूरी लीगल और ऑफिशियल तरीके से। ठीक है, दूसरी बात यूएन ने भी अपोज किया इस चीज़ को, अपार्थाइड सिस्टम को, के साथ उन्होंने इसे इंसानियत यानी ह्यूमैनिटी के खिलाफ बताया। ठीक है, और थर्ड आपको इसमें ये याद रखना है, इसमें कुछ एक्ट मैंने आपको अभी बताए, रजिस्ट्रेशन एक्ट था जो, ठीक है, ग्रुप एक्ट था और बंटू एजुकेशन एक्ट, ये सारे एक्ट आपको याद करने हैं अच्छे से और इन्हें समझना है कि 3 से 4 चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।